हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक डिमांडिंग टॉपिक जो आजकल ज्यादा देखा जा रहा है। उस टॉपिक का नाम है एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है, क्या इसकी भूमिका रहती है ना। तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में क्या इसकी भूमिका रहती है, क्या इसका नेगेटिव पॉइंट है, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में कॉलेजियम एक सिस्टम है जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके जजों की नियुक्ति और जजों का ट्रांसफर, है ना, जो बनाया गया, ना केवल सुप्रीम कोर्ट के जज बल्कि हाई कोर्ट में भी, है ना। जजों की नियुक्ति कैसे की जानी है, कौन करेगा, क्या करेगा, इसका निर्णय कौन करता है? कॉलेजियम सिस्टम करता है। आखिर कॉलेजियम सिस्टम है क्या, है ना। जजों की नियुक्ति तो करता है, ट्रांसफर भी करता है, कैसे इसकी जो है तो इसमें सरकार की भूमिका सीमित होती है। सबसे पहली चीज क्या है कि इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। सरकार हस्तक्षेप करती भी है तो अंतिम निर्णय कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा लिया जाता है। सरकार में इसका लिमिटेशन है, मतलब सिर्फ वो अपनी आपत्ति जता सकती है किंतु उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती, है ना। सरकार केवल इतना कर सकती है कि ये ठीक नहीं, बाकी निर्णय जो लेना है वो कौन लेगा? कॉलेजियम सिस्टम लेगा। कॉलेजियम सिस्टम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो कॉलेजियम में कौन कौन होते हैं ये बात। तो कॉलेजियम सिस्टम में यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसमें कॉलेजियम सिस्टम में वो व्यक्ति शामिल होते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक तो ये हो गए, और चार अन्य वरिष्ठतम जज। चार अन्य वरिष्ठतम जज, जज मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता को ध्यान में रख करके जज बनाया जाता है। जो ज्यादा एजेड होता है, मतलब जो ज्यादा एक्सपीरियंस है, एजेड है, उसको उसके जो है पद तक ले जाया जाता है, मतलब सीजीआई के पद पर ले जाया जाता है उनको। सॉरी, या मैं माफी चाहूंगा क्योंकि बहुत सम्मानित पद है, उनको ऐसे संबोधित नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूंगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो शामिल होते हैं, चार वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो लोग शामिल होते हैं। ये तो हो गई सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम। अब हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है? क्योंकि खांसी है और मुझे वीडियो बनाना आवश्यक था। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हाई कोर्ट है उसमें जो हाई कोर्ट के जज होते हैं और दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 5 लोग शामिल होते हैं और हाई कोर्ट में 3 लोग शामिल होते हैं। कई में ये आप लोगों के जो है कॉलेजियम सिस्टम है। अब इनका कार्य क्या है? दोनों का ही कार्य अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने स्तरों पर, दोनों का कार्य जजों की नियुक्ति और जजों के ट्रांसफर। हाई कोर्ट में यही काम रहता है, सुप्रीम कोर्ट में भी यही काम रहता है, ठीक है। सबसे बेकार चीज क्या है? इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये आजादी के बाद इसको लाया गया है, ठीक है ना, इसको लाया गया है। संविधान में इसका किसी भी प्रकार का कोई वर्णन नहीं। अब किस आधार पर लाया गया है, क्यों लाया गया है, मैं इस बात के बारे में चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो विवादास्पद होगा, विवादास्पद होगा, और मैं नहीं चाहता, बीइंग अ टीचर, मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम अ टीचर, है ना। टीचर को एक हमेशा शब्दों का तुला, मतलब शब्दों का चयन अच्छे से करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। लोग एक्चुअली में, हम लोग ऐसे माहौल में जी रहे हैं ना कि हम यदि किसी भी पक्ष के हितैषी बनेंगे तो दूसरा पक्ष हम लोग को गाली देने लगता है। आप समझ ही सकते हैं इस आधार पर। मैं आप लोग को थोड़ा सा मुद्दे से भटकाऊंगा, आप देख लीजिए। मैं तो रियल बताऊं, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, आप यूजीसी आया
सच्चाई तो ये है कि यूजीसी में ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसका विरोध होना चाहिए, और बहुत अच्छी चीज थी। न जाने क्यों यूजीसी को जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पर जो है कोर्ट ने रोक लगा दी। और मैं चाहता हूं कि उसमें सिर्फ एक बदलाव हो जाए कि, और वो उसके लिए कमेटी है ना, जब कमेटी बनी हुई है जो जांच पड़ताल करे जांच पड़ताल करेगी, तो फिर उसको किसी प्रकार का कोई आपत्ति वाला विषय है ही नहीं है। जब आपत्ति ही नहीं है, सारी जांच पड़ताल होने के बावजूद उस दोषी को सजा दी जाएगी, तो फिर यहाँ किस बात की आपत्ति। मतलब मोदी जी ये फैसला लेकर के आए तो जनरल कैटेगरी वाले उन लोगों को गाली देने लगी। मैं तो चलो मोदी जी का मान लिया, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैं उनसे भी ज्यादा बड़ा मानता हूँ देश के महान शिक्षाविद। सच बात बोलूं तो मैं तो, मेरी नजरों में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन इन इंडिया, आदरणीय मिस्टर विकास दिव्यकीर्ति सर। मैं उनका यूं कह सकता हूं कि वो व्यक्ति का यदि कोई व्यक्ति खंडन कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ राजनीतिक उद्देश्य होगा। वो व्यक्ति मतलब वो जो महान व्यक्ति हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो बिना किसी मतभेद को सामने रखते हुए अपनी बात को करते हैं। लेकिन कुछ अभी उन्होंने जो है बोला कि उन्होंने एक कोटेशन दिया कि भले ही मैं ब्राह्मण हूँ, सॉरी भले ही मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, बट ये यूजीसी सिस्टम जो लाया गया वो कहीं ना कहीं देश के लिए कारगर सिद्ध होने वाला था, देश के लिए अच्छा होने वाला था। लेकिन लोगों ने उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अरे इनको तो कोचिंग पढ़ाना है क्योंकि SC/ST समुदाय के बच्चे ज्यादा है, तो ज्यादातर तो मतलब उनको गालियां देना स्टार्ट कर दिया। मोदी जी को लोग बस ट्रोल करने लगे। अरे भाई, वो राम को लेके आए, वही यूजीसी को लेके आए। आप जब बात हुई थी राम मंदिर लाने की, तो सबसे बड़े हिंदू जो है वो बन गए थे सम्राट, है ना, राजा बन गए थे, सबसे बड़े हिंदू। अब आपके विपक्ष में ये फैसला आया तो आपने जो है थोड़ा माफी चाहूंगा डिस्टर्बेंस के लिए, कोई आ गया था रूम में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लोगों ने उनको चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो विकास दिव्यकीर्ति सर हो, एक्चुअली में उनको भी ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। कैसी मानसिकता वाले लोग हैं, है ना। एक्चुअली में मुझे भी कोई नेगेटिव पॉइंट बता दीजिए उसका, बिना अगर राजनीतिक स्वार्थ को छोड़कर कोई नेगेटिव पॉइंट बता दीजिए कि यूजीसी का ये मतलब था। इतना जबरदस्त कानून आया था देश के हित में, न केवल SC/ST OBC, मैं तो कह रहा हूं उन लोगों के खिलाफ था ये जो वास्तव में जातिवाद करते हैं, जो वास्तव में कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है अलग करने का प्रयास करते हैं। ये कानून उन लोगों के लिए था, लेकिन लोगों ने इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया, उन्होंने जात पात का मुद्दा बना लिया। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये गलत है, और गलत चीज का हमेशा विरोध करना चाहिए। और आप लोग उस चीज का विरोध कर रहे हो जो देश के हित में, यूजीसी का विरोध कर रहे हो, ठीक है। देखते हैं क्या निर्णय लेती है कि अब इसी कॉलेजियम सिस्टम की बात चल रही है, कॉलेजियम सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो अंतिम फैसला CGI का, सॉरी, तो कॉलेजियम सिस्टम का क्या वो है कि कौन जज बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन किसके जज की कहाँ नियुक्ति होनी है, किस जज की कहाँ ट्रांसफर होना है, ये सब कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर होती है। अब हम बात करें अंतिम फैसला कौन लेता है, तो अंतिम फैसला लेता है ये सरकार, सॉरी कौन, कॉलेजियम सिस्टम। सरकार, कॉलेजियम सिस्टम सरकार को सिर्फ ये क्या देता है, उसके बारे में अवगत करवाता है, इसके बारे में कि हम इस व्यक्ति की नियुक्ति करना चाह रहे हैं। लेकिन सरकार आपत्ति जता सकती है कि नहीं इनकी, लेकिन उसका निर्णय, अंतिम निर्णय कौन लेता है, सुप्रीम कोर्ट के, सॉरी कॉलेजियम सिस्टम की लोग करते हैं, जो 5 सदस्यीय टीम है, या राज्य में 3 सदस्यीय टीम है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यीय टीम रहती है, और हाई कोर्ट में 3 सदस्यीय टीम रहती है। इसके फायदा क्या है, इसके फायदे हैं, सबसे अच्छी बात करें फायदे की बात करें तो फायदा इसका है न्यायपालिका।
किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता है। क्योंकि क्या होते हैं, कुछ लोग राजनीतिक दबाव के लिए बनाते कि भाई नहीं इनको नहीं, इनको बनाना चाहिए। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका होगी जहां किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है राजनीति की दखलबाजी जो है वो कम हो जाए। अब क्या होता है कि जो व्यक्ति पावर में होता है कहीं ना कहीं वो अपने व्यक्ति को बनाने का प्रयास करता है, समझ रहे हैं। तो ये चीज मुझे ये चीज भी अच्छी लगी, है ना, न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी। नेक्स्ट है जजों को जज ही जजों को चुनते, ये भी अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आप मुझे एक बात बताइए, ये थोड़ा सा पॉइंट मेरे को बेकार लगा कि जज ही जजों को चुनते हैं। समटाइम्स क्या होता है, जिस व्यक्ति के परिवार में पहला व्यक्ति कोई जज है, तो तुमने देखा होगा अक्सर, या कोई अब एडवोकेट है, तो उनके घर में ऑलमोस्ट सारे उसी की प्रिपरेशन करते हैं और वो उसी फील्ड में जाने का प्रयास करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, यहाँ जो है मुझे ये पॉइंट बेकार लगा, जज ही जजों को चुनते हैं, कहीं ना कहीं इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, है ना। इसका नेगेटिव पॉइंट यही है कि पारदर्शिता की कमी। कभी कभी क्या होता है, भाई भतीजे या रिश्तेदारों को चुनने की जो है मेन वो होती है, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी बात, आम जनता को पता ही नहीं चलता कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन कैसे गए, है ना। क्योंकि क्या होना चाहिए, अपारदर्शिता होनी चाहिए। हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट ये लगा, कहीं ना कहीं इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, जनता को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, है ना, ताकि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका का चयन हो सके। कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से खराब नहीं, लेकिन पूरी तरह से अच्छे नहीं। मेरे हिसाब से इसमें 2014 में प्रयास किया गया था भारत सरकार के द्वारा इसको हटाने का, किंतु अब आप समझ ही सकते हैं 2015 में सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम सिस्टम ने इसको नकार दिया, तो आप समझ ही सकते हैं देश में। अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा प्लीज इसको आप लोग ट्रोल कटवट करके कहीं गलत ना चलाइएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सही निष्पक्ष बात करने वाला इंसान हूँ और मुझे इन चीजों से बहुत डर लगता है ना। आप लोग समझ सकते हैं कि विकास दिव्य कीर्ति सर ने एक बात बोली थी, ना केवल उन्होंने, वो जो सच्चाई है वो है। हमारे यहाँ एक व्यवस्था होती थी जिसे हम लोग वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। कौन सी व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। वर्ण व्यवस्था होती क्या है? तो वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें 4 समूह को शामिल किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब मैं लिख इसीलिए रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा मुझे आदत है पढ़ाने की, तो मैं उस प्रकार से कर रहा हूं। वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मणों का कार्य क्या था, क्षत्रियों का कार्य क्या था, ये हम लोग भली भांति परिचित है। उस समय ब्राह्मणों की आबादी, या यूं कहें ब्राह्मणों की जो आबादी थी वो 10% हुआ करती थी। 90% किसकी होती थी? क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रियों का काम क्या था? देश की रक्षा सुरक्षा, राजा की रक्षा सुरक्षा करना। वैश्यों का काम क्या था? व्यापार व्यवसाय करना। शूद्रों का काम था साफ सफाई और कीड़ाफाड़ी जो जानवर। तो ये सारी चीजें थी। अब मैं इसको डिटेल में ना जाते हुए, तो 3000 वर्षों तक सिर्फ एक ही जाति का दबदबा रहा। वो क्या? ब्राह्मणों को सिर्फ ये अधिकार था कि आप शिक्षा दे सकते हो और ले सकते हो, और शिक्षा दी किसको जाती थी? अब चूंकि काम ही उन्हीं का था 3000 वर्षों तक, यानी कि ना तो वैश्यों को पढ़ने का अधिकार था, ना शूद्रों को पढ़ने का अधिकार था, ना क्षत्रियों को पढ़ने का अधिकार था। सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसका होता था? 10% लोगों का, यानी कि ब्राह्मण समुदाय के लोगों का। तो कहने का तात्पर्य यही है, तब से लेकर के वो, अब हमने जब पढ़ा ही नहीं किसी चीज के बारे में, तो हम अपनी जो है बात किस प्रकार से रखें? हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहा हूँ? ये ट्रोल वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं ना मुद्दे से भटकाने की बात कर रहा हूँ। यही सिस्टम कॉलेजियम सिस्टम में
उसमें भी अधिकतर वो ही लोग बैठे हुए हैं जिनका प्राचीन काल से दबदबा बना है। अब चूंकि हमें तो आजादी के बाद से पढ़ने को जो है मिला है, या यूं कहें 100-200 साल से मान लो, बाकी 3700 तो एक ही व्यक्ति एक ही जाति का दबदबा रहा पढ़ाई। तो क्यों ना वो होशियार होंगे, क्यों नहीं उनका वर्चस्व रहेगा। हम तो सिर्फ एक ही चीज में उलझे रहे। सिर्फ अब मैं क्या ही बताऊं, मुझे इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉलेजियम सिस्टम मेरे को समझ नहीं आता है, और इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ टोटली तरह खत्म भी कर दो तो कोई बुरी बात नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी अच्छी लगी। कृपया वीडियो में नेगेटिव कमेंट ना करें। मैं नहीं चाहता कि मैं ट्रोल हूँ, और मैंने ऐसा कोई वर्ड नहीं बोला है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि व्यक्ति वास्तव में यदि सही तरीके से समझेगा ना, तो वो हमेशा सपोर्ट करेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही काफी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू, बाय बाय।